स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में साइंस से लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस और फिजिक्स से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस या 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ईपीएफओ, रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल। जो एग्ज़ाम्स हैं वह अभी कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो चुके हैं। इन एग्ज़ाम्स को क्रॉस करने के लिए फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो को ज़रूर देखना होगा, उसे लाइक करना होगा और उसे शेयर करना होगा, क्योंकि इन्हीं वीडियोज़ से फ्रेंड्स हम आपको क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। फर्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने आपको फिजिक्स के पार्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें मैकेनिक्स जो था फर्स्ट था। उसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। व्हाट इज़ मोशन? मोशन को बेसिकली आप सभी जानते ही हैं। हम सभी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अनेक वस्तुओं को मोशन करते हुए देखते हैं। जैसे मॉर्निंग में चिड़ियों का चहचहाट के साथ उड़ना, उसमें भी मोशन है। गाड़ियों की सड़क पर गति, उसमें भी मोशन है। आकाश जो है, आकाश में चंद्रमा की गति, वह भी मोशन है। इसी प्रकार पृथ्वी जो है अपनी अक्ष के परितः 24 घंटे में परिक्रमा करती है, वह भी गति कर रही है। और अनेक उपग्रह हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर का जो विश्व है वह गति से परिपूर्ण है। जबकि हम जानते हैं कि फ्रेंड्स सभी वस्तुएं जो हैं वह गति नहीं करती, उसमें कुछ वस्तुएं हमें गति करती हुई प्रतीत होती हैं और कुछ वस्तुएं स्थिर प्रतीत होती हैं। जैसे फ्रेंड्स पृथ्वी है, उसे हम गतिशील भी मान सकते हैं और स्थिर भी मान सकते हैं। गति फ्रेंड्स दो अवस्थाओं में कार्य करती है, विराम अवस्था और गति की अवस्था। अब विराम अवस्था क्या होती है? विराम अवस्था में जब किसी वस्तु को किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कक्षा में दीवार पर लगा हुआ बोर्ड और फर्श पर रखी हुई मेज, जब तक हम इसमें कोई मोशन नहीं करेंगे तब तक वह अपनी जगह से नहीं हिलेगी, यानी कि वह स्थित है, विराम है। अब सेकंड आती है गति की अवस्था। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तब वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे उड़ती हुई पतंग या उड़ती हुई चिड़िया, वह एक जगह स्थित नहीं होती है फ्रेंड्स, वह गति कर रही होती है, इधर से उधर जाती है तो वह गति करती है। गति फ्रेंड्स निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है: ट्रांसलेशनरी मोशन, रोटेशनरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेशनरी मोशन क्या होता है फ्रेंड्स? हम आपको बताएंगे। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उसके सभी कण एक समांतर या एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं या समान दूरी ट्रेवल करते हैं, तो वस्तु की यह गति जो होती है ट्रांसलेशनरी मोशन कहलाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे फ्रेंड्स। जैसे कि ट्रेन है, वह एक सीधी पटरी पर चलती है, इसीलिए वह ट्रांसलेशनरी मोशन के अंतर्गत आती है। अब रोटेशनरी मोशन। रोटेशनरी मोशन क्या होता है? जब कोई पिंड अपने वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वह रोटेशनरी मोशन कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स पृथ्वी है, वह सूर्य के, यह सूर्य है, जैसे फ्रेंड्स पृथ्वी है, वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वह रोटेशनरी मोशन के अंतर्गत आती है क्योंकि वह अपनी वृत्तीय कक्षाओं में गति करती है। अब फ्रेंड्स ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई पिंड अपनी बीच की स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करता है तो उसकी गति जो होती है ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। जैसे फ्रेंड्स सरल लोलक की गति, ये कोई लोलक है फ्रेंड्स, इसे लटका दिया जाए
तो यह बीच में भी गति करेगा और फ्रेंड्स इधर उधर भी गति करेगा। इसे ही ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। गति के नियम। गति के नियमों को सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में प्रपोज किया था। इनकी अपनी पुस्तक है। इन्होंने फ्रेंड्स एक पुस्तक का प्रतिपादन किया था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स न्यूटन के गति के नियम की। न्यूटन के 3 गति विषयक नियम हैं, जिसमें प्रथम नियम है इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। फ्रेंड्स इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब इसे जड़त्व का नियम भी क्यों कहते हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे फ्रेंड्स। जैसे गाड़ी है, वह रुकी हुई है, अब वह अचानक चल पड़े तो उसमें जो यात्री बैठे हुए हैं वह पीछे की ओर भी झुक जाते हैं और आगे की ओर भी झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि जब रुकी हुई गाड़ी है तो वह विराम अवस्था में है, और जब अचानक चल पड़ी तो वह गति अवस्था में आ गई। उसमें बैठे यात्री जो है वह पीछे की ओर झुक गए क्योंकि उनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, उन्हें बल का अनुभव हुआ, इसीलिए वह पीछे की ओर झुक गए। इसी कारण उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। अब हम बात करते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम की। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि उस पर आरोपित बल कितना है फ्रेंड्स? F मान लिया, और उसका द्रव्यमान है m, अब बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a, तो यानी कि F = ma। अब फ्रेंड्स फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई क्रिकेट की गेंद है और टेनिस की गेंद है, उन्हें समान वेग से दोनों गेंदें आ रही हैं, तो उसमें से क्रिकेट गेंद और टेनिस गेंद किससे कैच करना आसान होगा? टेनिस गेंद को। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स न्यूटन के तृतीय नियम की। इस नियम के अकॉर्डिंग जब दो वस्तुएं की पारस्परिक क्रिया कराई जाए तो उसमें से एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इनमें से एक बल को क्रिया तथा दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। अब इसे आप कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया क्यों कहते हैं? इसे हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएंगे। जैसे ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। अब जब हम ऊंचाई से कूदे तो हमने क्रिया ही तो की, और जब हमारे चोट लग गई तो वह प्रतिक्रिया हो गई। इसीलिए फ्रेंड्स हम इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल है फ्रेंड रॉकेट का आगे बढ़ना। वह सीधी डायरेक्शन में जाता है और वापस भी आ सकता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स? हम आपको बताएंगे। यदि कोई कण वृत्त के केंद्र की ओर एक बल किसी कण की वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। ये फ्रेंड्स नाभिक है,
ये इलेक्ट्रॉन है। आप सभी जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कितना इसका आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर फ्रेंड्स? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फ्रेंड होता है, जिसे हम F से डिनोट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो F इक्वल टू mv² अपॉन r, वेयर m इज इक्वल टू मास एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड r इक्वल टू रेडियस। सो फ्रेंड्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mv² अपॉन r। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह फ्रेंड्स सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट यानी कि उसका विपरीत होता है। जैसे उसमें बल जो होता है केंद्र की ओर लगता है, और इसमें जो बल होता है वह केंद्र से बाहर की ओर लगता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोड़ पर कार। अब आप कहेंगे मोड़ पर कार का मतलब क्या है? हम आपको बताएंगे क्या मतलब है। जैसे यदि कोई व्यक्ति है, वह कार में बैठा हुआ है और कार अचानक दाईं ओर घूम जाए या दाईं ओर मुड़ जाए, तो व्यक्ति को बाईं ओर एक झटका लगता है, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इससे व्यक्ति अपनी बाईं ओर एक बल का अनुभव करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है, बल्कि यह होता है कि कार तथा व्यक्ति को दाईं ओर घूमने के लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कार तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स सड़क तथा पहियों के बीच घर्षण से प्राप्त कर लेती है, जबकि व्यक्ति को यह बल प्राप्त ही नहीं हो पाता है। इसीलिए व्यक्ति जड़त्व के कारण अपनी पूर्ववत सीधी दिशा में गति करने की प्रवृत्ति रखता है, और इसीलिए जो है कार के मुड़ते ही वह विपरीत दिशा में झटका खाकर ऐसा अनुभव करता है या उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उस पर कोई बल कार्य कर रहा हो। यही जो होता है फ्रेंड्स, इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह तो फ्रेंड्स हमने बात करी फोर्स की। अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण, जिसे हम फ्रेंड्स टॉर्क भी कहते हैं। TORQUE, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। यह कोई पिंड है फ्रेंड, यह अपनी अक्ष के परितः ही घूमता है, यानी कि उसकी प्रवृत्ति रखता है। बल आघूर्ण का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर, और इस बल आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा कोई टॉपिक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर तुरंत मिलेगा फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पलायन वेग। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी वह होती है जिससे किसी पिंड को, मान लिया जैसे ये कोई पिंड है, इसे पृथ्वी तल से ऊपर फेंका जाए, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र से यह बाहर अंतरिक्ष में चला जाए। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है फ्रेंड्स? वह कोई वस्तु है या कोई पिंड है, उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे खींचने का प्रयत्न करता है, तो यह पिंड उस क्षेत्र में ना जाकर डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाए, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? पलायन वेग। अब हम फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि पृथ्वी के तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है, जो कि एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना होता है फ्रेंड्स?
11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट है, चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। यह एग्ज़ाम से पूछा जाता है, इसे आप ज़रूर नोट करें। अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कार्य, शक्ति और ऊर्जा की डेफिनेशंस क्या होती है। अब हम सबसे पहले बताएंगे कार्य क्या है। कार्य आप सभी जानते ही हैं, हमारे दैनिक जीवन में कार्य का अर्थ होता है किसी क्रिया का किया जाना। जैसे हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, जैसे आदि कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वह कार्य के अंतर्गत ही आता है। अब आप जानना चाहेंगे कि कार्य क्या है, वह स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। कार्य की जो माप होती है वह लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। अब कार्य क्या है फ्रेंड्स? कार्य एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, हम आपको बताएंगे। कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अब इसे जूल किस साइंटिस्ट ने कहा? जूल इसे कहा जेम्स प्रेस्कॉट। जेम्स प्रेस्कॉट ने इसे जूल का नाम दिया, जिसे हम जे से भी डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स शक्ति क्या है, पावर क्या है। कार्य करने की जो दर होती है उसे हम पावर कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक वाट होता है। और इसे एक अश्व शक्ति इक्वल टू कितने वाट होते हैं, यह आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, 746 वाट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। और 1 वाट सेकंड इक्वल टू कितना होता है? 1 कूल। 1 वाट सेकंड इक्वल टू होता है 1 जूल। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स ऊर्जा की। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश, इम्पॉर्टेंट है, जिसका एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा फ्रेंड्स कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी। फ्रेंड्स एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन बताइए, तो आपको बताना होगा कितना होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है P²/2m। इसके न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और यह एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिफ्ट में व्यक्ति का भार। यह किसके अंतर्गत आता है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के अंतर्गत आता है। इससे एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इसमें जो फ्रेंड्स चेंजेस होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं। जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है तब लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इम्पॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। और जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार घटता हुआ प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर भी जाती है या नीचे जाती है तो इस कंडीशन में व्यक्ति को अपने भार में कोई चेंज ही प्रतीत नहीं होता है, उसके भार में कोई चेंज नहीं होता है। और यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की भांति ही नीचे गिरेगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के
परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल को हटा लिया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। इस कंडीशन को ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है अब हुक का नियम। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि प्रतिबल जो है वह विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल रेशियो विकृति जिसे हम एक मॉडुलस इलास्टिसिटी के इक्वल टू मान सकते हैं, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रेशर क्या है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल प्रेशर या दाब कहलाता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल, जिसे हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पास्कल को फ्रेंड्स हम पीए से डिनोट करते हैं। यह एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि प्रेशर का मात्रक क्या है, तो आप ये बता सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा टॉपिक, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब अनुदैर्ध्य तरंगों की फ्रिक्वेंसी लगभग कितनी होती है, 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच की होती है। नेक्स्ट आता है हमारा श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे क्या होती हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। यानी कि जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली होती है उन्हें हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक जो अभी हमने आपको बताया वह अब श्रव्य तरंगों की डेफिनेशंस थी। अब हम बात करेंगे श्रव्य तरंगों की। श्रव्य तरंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है उन्हें हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। अब पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसी के बारे में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों की पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है, जिसे मनुष्य के कान जो है नहीं सुन सकते। इसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जैसे जानवर हैं वह सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, हमारी दृष्टि यानी कि हमारा नेत्र जिसकी अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में फ्रेंड्स इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ और पानी में फ्रेंड्स कितनी होती है 2.25 × 10⁸ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, नोट ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, प्रकाश एक इस प्रकार का साधन है जिसके सहारे आँख वाले लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे आप फिगर के अनुसार भी देख सकते हैं, डायग्राम हमने शो किया है यहाँ पर। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के फ्रेंड्स 2 नियम हैं। नंबर पहला है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में इक्वल होते हैं। आपतन कोण आई यानी कि एंगल आई इक्वल टू होता है और परावर्तन कोण आर तो एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर दोनों आपस में इक्वल होते हैं।
दूसरा है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही परावर्तन के नियम हैं फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशंस फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे। यदि किसी पदार्थ में प्रकाश के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कुछ अधिक हो जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। माध्यम फ्रेंड्स हमारे दो होते हैं, सघन और विरल, जो कि अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू होता है 1/sin c। अब सी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रांतिक कोण को डिनोट कर रहा है सी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे हीरे की अधिकांश चमक और रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका जो है यह मोस्टली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेगिस्तान में मरीचिका क्या होती है हम आपको थोड़ा बताते हैं डिटेल में। जैसे रेगिस्तान में जब हम चल रहे हैं तो वहाँ हमें पानी जैसा अनुभव होता है कुछ। पानी, रेत तो वैसे ही पानी जैसे ही होती है। जब हम वहाँ पर चल रहे हैं और किसी पेड़ को देख रहे हैं, यह आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, जैसे हम किसी पेड़ को देखते हैं तो उसकी इमेज हमें नीचे बनती हुई प्रतीत होती है। वह ऊपर भी बनती है और उसकी इमेज जो है वह नीचे बनती हुई दिखाई देती है। उसे हम फ्रेंड्स मरीचिका कहते हैं। यह बेसिकली हमारे साथ भी यहाँ भी होता है। जैसे रोड पर हम चल रहे हैं तो किसी वस्तु को देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी इमेज नीचे बनती हुई दिखाई देती है, उसे हम मरीचिका कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन की। अब प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश को किसी अवरोधक के किनारे पर थोड़ा सा मोड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे लॉर्ड रेले के अकॉर्डिंग जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जैसे लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और किसकी कम होती है। लाल रंग की जो होती है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग जो होता है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वह सबसे कम होती है। और जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम। जैसे लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक है तो उसका प्रकीर्णन जो है वह कम हो जाएगा और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम है तो उसका प्रकीर्णन जो है वह फ्रेंड्स अधिक हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, सूर्य जब उगता है और डूबता है तो उसके किरण के कारण ही उसका रंग जो है लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसका प्रकाश हम तक पहुंचने में वायुमंडल के जो धूल आदि कणों से होकर उसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उसका इन कणों से प्रकीर्णन जो है वह आसानी से हो जाता है। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह सबसे कम होता है, इसीलिए जो है सूर्य उगते व डूबते समय लाल दिखाई देता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तथा टेलीग्राम चैनल से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
अगर फ्रेंड्स आपको हमारे फिजिक्स लेक्चर की फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो कॉर्नर पर जो आई बटन दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, जिससे आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय। फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।